चलो बच्चों, आज आपकी न्यू ब्रांच शुरू करेंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। देख भाई, इसमें शुरू होगा आज चैप्टर 1। थर्मोमीट्री, कैलोरीमीट्री, एंड थर्मल एक्सपेंशन। ये है, इसमें 3 चीज पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर में। ठीक है, बोलो भाई। अब देखो, इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहते हैं? लिखो इसमें, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of a body, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हीट की। हीट किसे कहते हैं? हीट लिख इसमें, हीट में, हीट इज द एनर्जी which will flow from higher temperature body to lower temperature body when they are in contact हीट क्या है? हीट भी एक एनर्जी ही है। हीट भी एक एनर्जी है। अब इसके नीचे लिख, नोट में लिख नंबर 1, फॉर हीट ट्रांसफर there must be temperature difference between bodies in contact. ठीक है। नंबर 2, हीट इज अ एनर्जी इन ट्रांजिट, TRANSIT, ट्रांजिट, फुल स्टॉप। ठीक है। अब लिखो नंबर 3, यूनिट्स ऑफ हीट
इसमें यूनिट्स ऑफ हीट की बात करेंगे नंबर 3 में, बोलो। इसमें नीचे लिखेंगे इन SI यूनिट, बता, इक्वल टू जूल, मतलब सारी यूनिट वही हैं जो एनर्जी की हैं। नंबर, अब इसमें लिख लिया, इसके बाद लिख इन CGS यूनिट इक्वल टू अर्ग, इसके बाद लिख इन प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट इक्वल टू कैलोरी, इक्वल टू कैलोरी। कैलोरी लिख लिया भाई। अब इसमें नीचे लिख लें 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल और 1 जूल इक्वल टू, हाँ भाई कितना, 10⁻⁷ अर्ग। सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें याद दिला रहे हैं, ठीक, समझ में आया? अब देखो भाई, हेडिंग डालें थर्मोमीटर। थर्मोमीटर लिखो इसमें, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर of a body used to measure the temperature of a body, full stop। अगली लाइन से लिखें, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, इसी में लिखें अगली लाइन से, property of a material which changes with the change in temperature, with the change in temperature is called thermometric property, thermometric property। Like expansion of liquid or gas, देखो भाई, थर्मोमीटर बनाने के लिए एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, यानी क्या, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ चेंज हो, तभी थर्मोमीटर बनेगा। जो आप घरों में थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या भरा रहता है, मरकरी, यानी वो लिक्विड है, तो टेम्परेचर के साथ वो एक्सपेंड होता है, तो बड़ा, वो जो धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है, बड़ा हो जाता है, वो बोलो एक्सपेंड हो जाता है, तो उससे पता चल जाता है कितना टेम्परेचर है। अगर वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना होता तो कैसे पता चलता? तो थर्मोमीटर बनाने के लिए
एक थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। जैसे लिक्विड का एक्सपेंशन है, गैस का एक्सपेंशन है, और बहुत सारे जो थर्मोमीटर होते हैं, कोई रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बना रहे हैं, तरह तरह के थर्मोमीटर हैं, ऐसी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। बोलो, खास खास चीजें हैं, मैं उन्हें निकाल ले रहा हूं काम की चीजों को। पहले ही बता, इतना क्लियर हुआ? अब हेडिंग में आ अगला, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर लिख इसमें। A thermometer can be graduated into following scales. Number 1, centigrade. और सेल्सियस स्केल। ब्रैकेट में लिख ले इस तरह से, डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 2, फ़ारेनहाइट स्केल। इसे लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट ब्रैकेट में। नंबर 3, केल्विन स्केल। केल्विन के ब्रैकेट में लिखते के, यहां पर डिग्री नहीं चढ़ाते। नंबर 4, र्यूमर स्केल। REAUMUR, र्यूमर स्केल। इसे लिखते हैं डिग्री R। बस आपको 4 खास हैं, ये 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो, इसकी मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसे बनानी है आपको, ठीक है? नोट कर लिया? एक टेबल बनानी है, स्केल। यहां पर सबसे पहले लेना स्केल ले लिया। इसके बाद सिंबल, इसके बाद आइस पॉइंट। आइस पॉइंट को हम क्या भी कहते हैं? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद फिर हम लेते हैं स्टीम पॉइंट। इसे हम कहते हैं हायर फिक्स्ड पॉइंट। हायर फिक्स्ड पॉइंट। इसके बाद हम लेते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल। नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल, ये चीजें लेनी है। क्लियर?
वही वही बनाते हैं। सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन, चौथा र्यूमर। हाँ भाई, ये है चार। अब इनके सिंबल बोलो। इसका सिंबल है डिग्री सेंटीग्रेड, ये वाला। इसका डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका के, बता, इसका डिग्री आर। ये इनके सिंबल है। आइस पॉइंट, यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टीम पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और नंबर ऑफ डिविजन्स देख, याद रख, इसमें से इसे सबट्रैक्ट कर दे तो नंबर ऑफ डिविजन्स बन जाते हैं। 100 खाने बनाने पड़ेंगे, 100 डिवीजन करने पड़ेंगे, 100 डिविजन्स। जो थर्मामीटर बनाओगे उसके ऊपर एक स्केल लगाना पड़ता है। जब थर्मामीटर से आप रीडिंग देखते हैं तो जीभ के नीचे लगा लेते हैं तो वो बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है लिक्विड उसमें, तो उसके ऊपर एक स्केल लगा रहता है, थर्मोमीटर स्केल, उस स्केल में पढ़ा जाता है। वो स्केल डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा एक स्केल लगाना है, बोलो। अब ये यहां पर कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना, और यहां 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितना हो गया डिफरेंस, 180। देख, यहां पर कोई सिंबल नहीं लगाना है, यहां खाली लिखना है। ठीक है। और केल्विन में, केल्विन में कितना होता है, 273 नहीं, 273.15 केल्विन। जनरली आप 273 लेते हैं, वैसे एग्जैक्ट होता है 273.15 अगर एग्जैक्ट की बात हो तो। कैलकुलेशन करते समय 273 ले लेना चाहें, समझ में आ गई। और ये होता है यहाँ 373.15 केल्विन। और डिफरेंस कितना हो गया है, 100। और देख इधर, ये होता है 0 डिग्री आर, ये होता है 80 डिग्री आर, और डिफरेंस कितना हो गया, 80। देख भाई, ये टेबल याद कर ले बस तू, और तुझे कुछ याद नहीं करना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, ये याद कर ले स्केल्स के बारे में, स्केल के नाम, स्केल के सिंबल, और इनका आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट, और नंबर ऑफ डिविजन्स। बता भाई, है? आ रही बात समझ में? जल्दी बोल। हाँ, हेडिंग डाल। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, हाँ भाई, टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स, डिफरेंट स्केल्स। अरे बोलो, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर
इन डिफरेंट स्केल्स। लिख इसमें एक लाइन, टेम्परेचर ऑन वन स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू other scale by using the following identity. By using the following identity. By using the following identity. देख भाई क्या है, रीडिंग, लिखो इसमें, रीडिंग ऑन एनी स्केल, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट equal to constant for all scales, equal to constant for all scales। एक आइडेंटिटी है ये, इसे याद कर लेना है। रीडिंग ऑन, अरे बोलो, एनी स्केल माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ऑल स्केल्स। क्लियर है? अब देखो इनके एक रिलेशन बना देते हैं, बना दें इस वाली प्रॉपर्टी से आपस में। देख भाई, इस आइडेंटिटी को याद कर लो पहले, हमेशा के लिए, इसे हमेशा के लिए याद कर लो। रीडिंग ऑन एनी स्केल, मान लो कोई टेम्परेचर है, बोल, अगर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पर नाप रहे हैं तो सी आ रही है रीडिंग, फ़ारेनहाइट पर नाप रहे हैं तो एफ आ रही है, केल्विन में नाप रहे हैं तो के आ रही है, ह्यूमर पर नाप रहे हैं तो आर मान आ रही है, ये मान लिया। और इनसे अलग किसी और पर नाप रहे हैं जो अननोन है, उसे एक्स मान ले रहे हैं, तो सबका एक आपस में एक रिलेशन बन जाएगी, कन्वर्जन हो जाया करेगा उससे। तो देख इसे ऐसे लिख रहे हैं, C माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो इक्वल टू, दूसरे नंबर पर कौन सा था, फ़ारेनहाइट, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन, हाँ भाई कितना, 373 माइनस 273, बताओ, इक्वल टू, हाँ भाई बोल, R माइनस जीरो अपॉन 80 माइनस जीरो। अब देख इसे ऐसा लिख सकते हो, और C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू R अपॉन 80। लिख लिया? देख बच्चे, अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इक्वल टू R अपॉन 4। ये आ गया फॉर्मूला।
इससे हम क्या निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से? करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डिफरेंट स्केल पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इन पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, अभी टेंशन मत करो। फिलहाल ये बता, इतना समझ में आ गया? अब आप हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस on different scales, on different scales, on different scales। देख भाई, समझ ले। देखिए फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा सी अपॉन 5, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9 इक्वल टू डेल्टा के अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन 4। ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब चेंज इन टेम्परेचर बता रहा हो क्वेश्चन में, चेंज इन टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर निकालना है दूसरे स्केल पर। ये किस चीज के लिए है? जब हमें चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है एक स्केल पर, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर दूसरे स्केल पर बताना है, तब ये लगता है? तो आप कहोगे ये बनाया कैसे? देखिए इस तरह से बनाया होगा, जैसे मान लो तेरा एक फॉर्मूला आई है सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9 है ये। तो मान लो ये C1 टेम्परेचर था, ये F1 था। अगर C2 पे लिखूं तो C2 अपॉन 5 इक्वल टू F2 माइनस 32 अपॉन 9, यानी ये C1 से C2 चेंज हुआ, यहाँ F1 से F2 चेंज हुआ, ये करस्पॉन्डिंग निकल जाया करेगा फिर। तो देख इन दोनों इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ C2 माइनस C1 अपॉन 5, और इसमें से घटा तो क्या हो जाएगा F2 माइनस F1 अपॉन 9। तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा C अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9। तो चेंज वाले फॉर्मूलों में बस डायरेक्ट ऊपर चेंज होंगी और नीचे वाले ये वो ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, ऐसे करके रहता। क्लियर है? नोट कर लिया? अब देख आगे, देख इतना लिख लिया। अब देख इधर देख, यहां पर नीचे 5 है, यहां भी 5 है। तो इस ऊपर वाली लाइन को देख, तो यहां पर तू देख डेल्टा सी और डेल्टा के बराबर आएंगे। ये एक बहुत खास बात है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना आएगा उतना ही डिग्री केल्विन पर आएगा चेंज इन टेम्परेचर। हाँ ये याद रखना, सेम रहेगा, बाकी में अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि समझ में आई? और मान लो समझ में आ रहा है? अब इसमें एक और चीज लिख, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख, रीडिंग ऑफ वन डिवीजन इक्वल टू 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, इसके नीचे लिख ऑर्डर ऑफ वन डिवीजन रीडिंग सबसे ज्यादा जो डिविजन्स बने हुए हैं कौन से पे बने हुए हैं, कौन से स्केल पर? फ़ारेनहाइट में। तो इसलिए याद रख, एक फ़ारेनहाइट जो होगा वो सबसे कम होगा।
सबसे, उससे ज्यादा कौन सा होगा? 100 डिवीजन वाला। हाँ, तो यहां पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना ही आएगा 1 केल्विन। और सबसे ज्यादा कौन सा आएगा? 1 डिग्री आर। रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन है इक्वल मत लिख, प्रोपोर्शनल लिख, प्रोपोर्शनल। रीडिंग ऑफ 1 डिवीजन प्रोपोर्शनल 1 टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर? लिख लिया प्रोपोर्शनल? ये समझ में आ गया? यार बोलो तो करो यार, समझ में आ गया? अब देख, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, उन्हें कर करके दिखाओ। लिखो क्वेश्चन, बोलू? लिख क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। Find the temperature of patient on Fahrenheit scale. On Fahrenheit scale. ये है भाई क्वेश्चन है। तो देख, इसमें फॉर्मूला लगा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये करना था, बता भाई। तो देख, इसे ऐसा कर, C की वैल्यू कितनी है? 40/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। बोलो, 8 बार कट गया। इससे F माइनस 32 कितना हो गया? 72 हो गया। तो इससे F इक्वल टू कितना हो गया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिख दिया? अगला क्वेश्चन लिख। फाइंड द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल गिव्स सेम रीडिंग, गिव्स सेम रीडिंग। gives same reading। ठीक है? कैसे करेंगे? देखो इधर, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। तो देखो इधर काम करो, C और F को बराबर कर दो। चलो x मान लो उसे बराबर को, है? तो इससे हो जाएगा x/5 इक्वल टू x माइनस 32/9। तो इससे कितना हो जाएगा? 9x इक्वल टू 5x माइनस कितना? 160। बता भाई, तो कितना हो गया ये? 4x इक्वल टू माइनस 160। तो बच्चे x इक्वल टू आ गया -40। x इक्वल टू कितना आ गया? -40 आ गया। तो देख यहां पर C की वैल्यू, C में बताएगा तो कितना बताएगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और F में बताएगा तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। क्लियर है? बोल नहीं रहे भाई? एक और क्वेश्चन लिख। एट व्हाट टेम्परेचर द फ़ारेनहाइट स्केल
रीडिंग is equal to twice the Celsius, is equal to twice the Celsius. ट्वाइस द सेल्सियस। बताओ जी, देखो एक काम करो बच्चों, देखो इधर C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, यही है फॉर्मूला। तो बच्चे C को हमने x मान लिया, लेट, हमें समझ में आ रहा है? तो F इक्वल टू क्या जाएगा? 2x हो गया। तो ये हो जाएगा x/5 इक्वल टू 2x माइनस 32/9। इससे सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई? 160 आ गया। बोलो, तो इसका मतलब सेंटीग्रेड में 160 है, तो फ़ारेनहाइट में उसका डबल है, इसका डबल हो जाएगा। ऐसी रीडिंग सेंटीग्रेड में 160 है, 160 अगर डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो फ़ारेनहाइट में डबल है उसका। बता बालक। अगला क्वेश्चन लिख। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन डिग्री F एंड डिग्री C। डिग्री F में डिग्री C में ग्राफ ड्रॉ करो। जो पहला होता है वो y पे ही होता है, सही है? तो देखिए ऐसे कर लो, F माइनस 32/9 इक्वल टू C/5। तो इससे कितना हो जाएगा? बता भाई। 5F माइनस 160 इक्वल टू 9C। तो इससे कितना हो गया? 5F इक्वल टू 9C। हाँ भाई, 9C प्लस 160। तो F कितना हो गया? 9/5C प्लस 160/5। 160/5 कितना आ गया? है भाई 32। तो आ गया 9/5C प्लस 32, ये आ गया। अब देख इधर, इसे ऐसे कर, y इक्वल टू mx प्लस सी, इससे ऐसे कंपेयर करो। क्या करो? कंपेयर। यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये है। अब देख इधर, यहां पर m जो है, यहां पर m कितना है? 9/5 और c कितना है? 32। दोनों पॉजिटिव है। c 32 है, तो यानी ये 32 से शुरू होगा और स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ऐसे करके चलेगा। बोलो, क्लियर? और देख ये यहां तक, यहां कितना टेम्परेचर होगा? 212। तो यहां कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने वैसे ही बता दिया, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जिस समय, उस समय ये क्या होगा? यहाँ 212। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिख। इफ चेंज इन टेम्परेचर on Celsius scale is 40 degree centigrade, 40 degree centigrade,
Then find the change in temperature on Fahrenheit scale. देखो कैसा करा, सॉल्यूशन देखो, डेल्टा सी अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9. डेल्टा सी कितना, 40 अपॉन 5 इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9. तो बच्चे यहां से डेल्टा एफ आ गया 72 डिग्री फ़ारेनहाइट. बता, लिख. If temperature of a body on Celsius scale is 30 degree centigrade, then its temperature on Reaumur scale is, temperature on Reaumur scale is, आ गया. देख भाई, C अपॉन 5 इक्वल टू R अपॉन, क्लियर. C की वैल्यू 30 अपॉन 5 इक्वल टू R अपॉन 4. तो R इक्वल टू 24 डिग्री. देख इस क्वेश्चन को, देख अगले को. A hypothetical thermometer has its fixed point, has its fixed point marked 5 degree and 95 डिग्री. देख भाई, ये नहीं पता ही कौन सा, आप बस खाली डिग्री लगा के छोड़ दो, खाली डिग्री लगा के छोड़ दो. बोलो 95 डिग्री, फुल स्टॉप. दिस थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर 59 डिग्री, 59 डिग्री. Then find the corresponding temperature on Celsius scale, on Celsius scale, on Celsius scale. चलो जी करके बताओ इसे. देखो कैसे करोगे इसे, बताओ कैसे करोगे. देख इसमें अब तुझे उस पर जाना पड़ेगा जो मैंने तुझे एक आइडेंटिटी याद कराई थी, जहां से ये फॉर्मूले निकले थे. तो देख इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है. तो तुझे ये तो प्रॉपर्टी थी, यानी ये किसी के लिए भी लग सकती है. और एक तेरा जाना पहचाना है, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, वही प्रॉपर्टी यहाँ लगा दी, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया. अब लगा लो, है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू, हाँ भाई x की वैल्यू कितनी है 59, और आइस पॉइंट 5 और स्टीम पॉइंट 95 माइनस आइस पॉइंट 5 इक्वल टू C अपॉन 100. क्लियर.
इसे सॉल्व करके सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री सेंटीग्रेड। 60 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो। इसी तरह का एक और दूंगा, फिर उसके बाद फिर नई चीज शुरू करूंगा, ठीक है? बता भाई, क्लियर हुआ यो? तुझे 23 की इसका धनिया बिखर रहा, इसका समझ, इसे समझा? अबे तुझे लिखवाया ना रहा है आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। जो जो सबसे कम होता है उसे आइस पॉइंट कहते हैं, या लोअर फिक्स पॉइंट, और सबसे ज्यादा को स्टीम पॉइंट। अब उससे इंटरवल बनते हैं। एक टेबल याद करनी थी, बता भाई। हुआ क्लियर? देख एक और दे रहा हूं, इसे करके दिखा। A thermometer with an arbitrary scale, has the ice point at -20 डिग्री, बस सिर्फ डिग्री छोड़ना है क्योंकि आर्बिट्रेरी है, ये मालूम नहीं है कौन सा है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड होता तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड होता, फ़ारेनहाइट होता तो डिग्री फ़ारेनहाइट होता। ये आर्बिट्रेरी है तो इसलिए ऐसे छोड़ दो, -20 डिग्री। एंड द स्टीम पॉइंट एट 180 डिग्री, 180 डिग्री ये स्टीम पॉइंट है। बताओ, फुल स्टॉप। When the temperature reads 5 degree, then सेंटीग्रेड थर्मोमीटर या सेल्सियस थर्मोमीटर एक ही बात है, देन सेंटीग्रेड थर्मोमीटर विल रीड। देखिए मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, बताना कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा है 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 20.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये 12.5 है। करें करें सॉल्व, चलो वैल्यू रखवाओ, सॉल्यूशन देखो। x माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट होता है बच्चे, परंतु हमें दूसरा कौन सा दे रखा है? तो सेल्सियस, तो उस वाले में ये प्रॉपर्टी दोबारा लगा दो। यहां लिख दो c -0 अपॉन 100 - 0। ये याद रखना, अगर ऐसा अलग से क्वेश्चन आ जाए आर्बिट्रेरी कोई भी या नोन, समझ में आ गया, तो फिर प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा जहां से फॉर्मूले बनाए हैं, है ना? उसी आइडेंटिटी पे जाना पड़ेगा जहां से फॉर्मूले बनाए हैं। तो x की वैल्यू 5, आइस पॉइंट है -20 अपॉन 180 -20 इक्वल टू c अपॉन 100। तो इससे सॉल्व करके c की वैल्यू आ जाएगी 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। ठीक है, थर्मोमीट्री में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, थर्मोमीट्री हो गई।
अब देखो, अब शुरू करेंगे कैलोरीमीट्री। ठीक है, तैयार हो जाओ। ये एक ही चैप्टर में 3 चीजें पढ़ाई जाएंगी, थर्मोमीट्री, कैलोरीमीट्री और एक्सपेंशन। अब आगे पढ़ाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। बात बताओ भाई, नोट कर लिया? थर्मोमीट्री में इतना पढ़ लो। अब आप पढ़ेंगे कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री, आ जाओ मैदान में। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। बताओ बाल को, लिख इसमें स्पेसिफिक हीट में इट इज इक्वल टू द amount of heat required to change the temperature of unit mass by कितना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 1 केल्विन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड की चेंज और डिग्री केल्विन की चेंज सेम होती है। पहले स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन समझ। देख, यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए, जबकि स्टेट सेम रहे, स्टेट चेंज ना हो, विदाउट एनी चेंज इन स्टेट, जितनी हीट की जरूरत होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। सब्सटेंस 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट भी 3 तरह की होंगी। समझ में आई? अब देखो, कुछ स्पेसिफिक हीट हम याद करा रहे हैं वाटर से रिलेटेड। जैसे मान ले तुझसे कहे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बता, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बता, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम बता। ये वाटर से रिलेटेड है, इन्हें याद करना, इन्हें रट लो, बाकी गिवन हो करेंगे। वैसे ये भी गिवन होती है, पर इन्हें याद कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है। सही है? वाटर की कितनी हो जाएगी बता भाई? वाटर की होती है 1 कैलोरी पर, हाँ भाई बोल, ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। और यह डिग्री सेंटीग्रेड, ये केल्विन भी लिख सकता है। समझ में आ गई? और 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन भी लिख सकते हैं। सही है? अब देख, आइस की कितनी होती है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 0.5 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तू इधर देख, तू कह रहा होगा सर ये यूनिट बदल गई, रहा फिर भी सेम। देख, यहाँ किलो है तो यहाँ भी तो किलो है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आई?
और ये चीज सेम है। और स्टीम की कितनी होती है? 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और 0.47 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई? कहो जी स्पेसिफिक हीट तो समझ में आ गई। अब अगला हेडिंग डाल, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट, जो छुपी रहती है। देख इसमें होगा क्या, इसमें ये टेम्परेचर चेंज नहीं करती, ये स्टेट चेंज करने के लिए होती है। समझ में आई? पहली वाली स्पेसिफिक है क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज कर रही है। समझ में आई? जो टेम्परेचर चेंज करने में यूज हो रही है वो यूनिट मास की। अब यहां पर समझ लेटेंट हीट की क्या डेफिनेशन है। यूनिट मास सब्सटेंस का, यूनिट मास सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट चेंज करने के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर जितनी हीट की जरूरत होती है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। ये कितने प्रकार की होगी? दो। कैसे? क्योंकि जो स्टेट चेंज होगी तो वो या तो सॉलिड से लिक्विड होगी या लिक्विड से गैस होगी। बोल, इसलिए दो प्रकार की हो गई। बिल्कुल सही बात। लेटेंट हीट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। क्यों? क्योंकि स्टेट जो है या तो सॉलिड से लिक्विड एक चीज हो गई, दूसरी लिक्विड से गैस ये दूसरी चीज हो गई। इसमें लिख नीचे, latent heat are of two types. Number one, latent heat of fusion. Number two, latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. ठीक, दो प्रकार की होती हैं। देख अब इसे ध्यान से समझ। अब देख हम वाटर से रिलेटेड याद करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ हाँ भाई फ्यूजन, पूरा लिख दूं लैंग्वेज, ये ऐसी ऐसी सही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ऐसा लिखना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इक्वल टू होती है 80 कैलोरी पर ग्राम और 80 किलो कैलोरी पर केजी। देख अब यहां पर देख, यहां पर पूरा नाम लिखा हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कभी कभी बात मालूम है क्या करता है वो, लेटेंट हीट ऑफ आइस लिख देता है। तो अब समझ लो फ्यूजन तो आइस का ही हो रहा है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पूरा नाम है। अगर ये लेटेंट हीट ऑफ आइस लिख दे वो तो समझ जाना जो आइस का फ्यूजन हो रहा है। समझ में आई? फ्यूजन ऑफ आइस पूरा नाम तो ये है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ क्या? वाटर।
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है? 540 कैलोरी पर ग्राम और 540 किलो कैलोरी पर केजी। देख अब इसे एक बात और समझ ले, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर पूरा शब्द है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर लिखा हुआ हो तो समझ लेना कि वाटर का क्या हो सकता है? वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन वाली हो गई, वाटर से वेपोराइजेशन। बोल। हाँ, आइस का फ्यूजन और वाटर का वेपोराइजेशन। ठीक है, तो पूरा नाम ऐसे दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लेटेंट हीट ऑफ आइस ही बोल देगा वो क्वेश्चन में, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर बोल देगा वहां, तो घबराना नहीं है, समझ जाना है। ये प्रैक्टिकल यूनिट है जो इनमें जनरली इनमें से ये दी रहती है ज्यादातर। क्या इतनी बात समझ में आई? अब आगे देख, टाइम हो गया।